नमस्कार साथियों। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने बात कर लिया था, समष्टि अर्थशास्त्र उसका जो परिचय था, इंट्रो वाली क्लास को हम लोगों ने डिटेल में देख लिया था और ये बात कर लिया था कि दरअसल एडम स्मिथ ने जो बताया था बाजार अर्थव्यवस्था के बारे में, बाजार अर्थव्यवस्था डिमांड एंड सप्लाई की तो पूर्ति कर रही है, लेकिन नीड एंड सप्लाई की बात वहां पर नहीं आती। तो उसके लिए ये कहा गया कि अर्थव्यवस्था के बारे में बात की गई कि अर्थव्यवस्था की हम लोगों ने दो चीजें देखी थी। एक तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, उसको हम लोगों ने देख लिया था, और उसके बाद ये देखा था कि अर्थव्यवस्था में कैसे सवाल किए जाते हैं, उन सवालों को देख लिया था परिचय में। उसके बाद हमने ये बात किया था कि जो 1929 में मंदी आई थी, जिसे महामंदी कहते हैं, उससे विश्व की कई अर्थव्यवस्थाएं तबाह हो गई थी। तबाह होने का मतलब ये है कि उनकी स्थिति खराब हो गई थी और वो विश्वव्यापी था। अर्थात विश्वव्यापी कहने का मतलब यह है कि उसका प्रभाव वैश्विक था, लगभग सभी देशों पर पड़ा था। फिर आगे हम लोगों ने जॉन मेनार्ड कीन्स के बारे में, और साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी बात किया कि उन्होंने क्या कहा था और वो क्यों ज़रूरी था। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जब हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय आय बढ़ाने की, तो राष्ट्रीय आय कैसे बढ़ेगी, किसी अर्थव्यवस्था को कैसे बढ़ाया जाएगा। कोई अर्थव्यवस्था अगर मान लिया जाए, कोई अर्थव्यवस्था है, तो अर्थव्यवस्था उसकी आय कैसे बढ़ेगी, कोई देश कैसे संपन्न बनता है, या कोई देश उसकी आय कैसे कम होती है, वो क्यों नहीं धनी बन पाता। आप अगर और आसान भाषा में कहें तो कोई देश धनी कैसे होता है, कोई देश धनी क्यों नहीं हो पाता। इसके लिए ये कहा जाता है कि कोई देश धनी तब होता है जब उसके पास आर्थिक प्राकृतिक संसाधन होते हैं। प्राकृतिक संसाधन आप लोगों को पता है, कई बार हम लोगों ने बात किया है कि जिसका प्रयोग करके किसी उत्पाद का निर्माण किया जा सकता है या कोई प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। हम उसमें इनपुट डालते हैं। इनपुट डालने का मतलब क्या है कि हम उसमें ऐसे कह सकते हैं कि वैल्यू एडिशन करते हैं। और वैल्यू एडिशन की जब बात आ रही है तो यहीं पर एक और जो नेशनल इनकम से संबंधित है, वैल्यू एडिशन एक विधि आ जाती है कि हम कैसे जो राष्ट्रीय आय है उसकी गणना कैसे करते हैं, या उसको समझने के लिए किन किन मेथड का या उससे संबंधित कौन कौन सी अवधारणाएं हैं। इन्हीं सभी विषयों पर आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि आज का जो हमारा लेसन है वो लेसन 2 है। यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय आय का लेखांकन, नेशनल इनकम ऑफ अकाउंटिंग इसे कहा जाता है। आप इसे कहेंगे नेशनल अकाउंटिंग। ठीक है, तो नेशनल इनकम ऑफ अकाउंटिंग, ये बातें आप लोगों को इंग्लिश में चाहें तो इसको नोट कर लें, नेशनल इनकम ऑफ अकाउंटिंग। बहरहाल इसको हटा देते हैं और यहाँ पर चूंकि हमें समझने के लिए और ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर देखिए, हम क्लास 12वीं की एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं। दूसरा लेसन है राष्ट्रीय आय का लेखांकन। अब किसी व्यक्ति के बारे में सोचिए। एक व्यक्ति है, उसकी कुछ आय होती है, वो अपनी आय को देखता है कि कहाँ से मेरी कितनी आय हो रही है, तो उसकी वो गणना कर लेता है। तो जिस तरह से एक व्यक्ति अपनी आय की गणना करता है, ठीक उसी तरह से एक राष्ट्र भी अपनी आय की गणना करता है। और इसे ही हम कहते हैं, एक व्यक्ति की इनकम वहां पर बात होगी जब व्यक्ति की बात होगी, और जब हम राष्ट्र के संदर्भ में बात करेंगे तो वहां पर हम कहेंगे कि यह राष्ट्र के आय की बात हो रही है। अर्थात यहां पर कहा जा रहा है राष्ट्रीय आय। ठीक है, नेशनल इनकम, इसे एक लाइन में ये ऐसे कहा जाता है, नेशनल इनकम। अब सवाल ये है कि नेशनल इनकम क्या है, और साथ ही साथ इसकी अवधारणा किसने दी थी। ठीक है, इसका महत्व क्या है, और इसकी आवश्यकता क्यों है। इन सब के बारे में आप फाउंडेशन की क्लास में पढ़ते हैं। तो हम यहीं पर एक बात कर लेते हैं कि जब हम राष्ट्रीय आय की बात कर रहे हैं तो राष्ट्रीय आय यह किससे संबंधित है या किसका भाग है। किसका भाग कहने का मतलब यह है कि यह समष्टि अर्थशास्त्र का भाग है या व्यष्टि अर्थशास्त्र का।
तो चूंकि हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, इसलिए आप लोगों को सामान्यतः ये बात याद होगी कि यह समष्टि अर्थशास्त्र का भाग है। अब समष्टि अर्थशास्त्र का भाग क्यों है? यहां पर भाग की बात कर रहे हैं। यह किसका भाग है? समष्टि अर्थशास्त्र। अच्छा, अब ये बात होगी कि इसकी अवधारणा दिया किसने था? तो राष्ट्रीय आय की अवधारणा साइमन कुजनेट्स ने दिया था। अवधारणा कुजनेट्स, ठीक है। कुजनेट्स भी कहा जाता है, कुजनेट्स भी कहा जाता है, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो साइमन कुजनेट्स की बात की जा रही है कि इन्होंने इसकी अवधारणा दी। अवधारणा देने के साथ साथ अब ये बात आती है कि हम इसके महत्व को समझ लें। तो महत्व क्यों समझेंगे? तो महत्व से दरअसल ये पता चलता है कि न केवल किसी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है, बल्कि उस अर्थव्यवस्था की वैश्विक साख के बारे में भी पता चलती है। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था, हम ये कह रहे हैं कि यह तीसरी सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। किस संदर्भ में? हम ये देख करके बता पाते हैं ना हमारी राष्ट्रीय आय कितनी है, और फिर उसके बाद पीपीपी के आधार पर या जीडीपी के आधार पर हम बात करते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है। ये सारी अवधारणाएं आगे चल करके आएंगी, तो हम उस पर उस समय बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इसका महत्व क्या है, तो वैश्विक स्तर पर तुलना, ठीक है, तुलना, ठीक है। कहां पर? वैश्विक, वैश्विक स्तर पर यह तुलना की बात की जाती है, ठीक है। वैश्विक, ठीक है। तो वैश्विक स्तर पर तुलना की बात ये तो समझ में आ गई, और यहां पर इसकी आवश्यकता इस संदर्भ में है कि हम ये समझ पाते हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, लोगों का जीवन स्तर कैसा है। कि जब हम ये समझ पाएंगे कि लोगों का जीवन स्तर कैसा है, हम इसका आकलन यदि करना चाहेंगे तो हम कैसे करेंगे? हम ये देखेंगे कि राष्ट्रीय आय कैसी है, कितनी है, और राष्ट्रीय आय के बारे में जब जानकारी मिल जाएगी और जनसंख्या के बारे में हमें जानकारी है, तो हम पर कैपिटा इनकम निकाल लेंगे, अर्थात प्रति व्यक्ति आय कितनी है ये हम निकाल लेंगे। और प्रति व्यक्ति आय निकालने से अर्थव्यवस्था में लोगों का जीवन स्तर कैसा है ये हम पता कर पाएंगे। तो ये बात संक्षेप में जितनी यहाँ पर जरूरत है, ये बातें इसमें बताई नहीं गई हैं, लेकिन ये मैंने आप लोगों को बता दी, ठीक है। फिलहाल अब ये बात आती है कि राष्ट्रीय आय, यह राष्ट्रीय आय जो है ये है क्या? तो यहां पर राष्ट्रीय आय नेशनल, ठीक है, नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं। तो नेशनल इनकम, अब थोड़ा सा इस पे विचार करिए कि राष्ट्रीय आय बढ़ेगी कैसे। जब अर्थव्यवस्था में प्रोडक्शन होगा तभी राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, ठीक है। अब राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो उसके लिए हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने बताया कि प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने, अगर याद हो तो हमने 4 कारकों के बारे में बात किया था कि 4 कारक हैं, और उत्पादन के 4 कारक हम इसको कहते हैं। ये चारों आप लोगों को याद होगा, तो ये दोबारा से बताने की जरूरत नहीं है। अब बताइए, इन 4 कारकों को कुछ आय प्राप्त होता है? इसको हम एक काम करते हैं, लिखे लेते हैं, ठीक है। यहां पर 4 कारक, ये कैसे कारक हैं? 4 उत्पादन के कारक हैं। उत्पादन यानी कि उत्पादन करने के लिए हमें क्या चाहिए? तो हमने बात कर लिया कि हमें सबसे पहले भूमि चाहिए, फिर उसके बाद मजदूर चाहिए, मजदूर के साथ साथ हमें पूंजी चाहिए, और इन तीनों कार्यों को करने वाला एक व्यक्ति चाहिए जो
अपने खोपड़ी का इस्तेमाल करे और सबको खोपड़ी का बताने के लिए दरअसल इस शब्दावली का इसलिए प्रयोग किया जा रहा है ताकि वो चीज़ें, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आपको हमेशा याद रहते हैं, तो इसलिए इस शब्दावली का प्रयोग किया जा रहा है ताकि आप लोगों को वो चीज़ें याद रहे। तो जो चौथा व्यक्ति है जिसे हम उद्यमी कह रहे हैं, उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, और दिमाग का इस्तेमाल किया अर्थात उसके पास उससे संबंधित कौशल है, और उस कौशल का इस्तेमाल करके उसने प्रोडक्शन किया, और प्रोडक्शन करने के साथ साथ उसने, अब यहीं पर बात कर लेते हैं। देखिए, हमने कहा उत्पादन के 4 कारक, यहां पर हमने भूमि की बात की, यहां पर हमने कहा कि मजदूर है, और यहां पर हमने कहा कि पूंजी का इस्तेमाल किया, और यहां पर उद्यमी की बात की। अब बताइए, जो भूमि है इसको रेंट प्राप्त हुआ, ठीक है, रेंट लगान कह लीजिए। जो मजदूर है इसे मजदूरी प्राप्त हुई, और जो पूंजी है उस पर ब्याज दिया गया। तो जिस बैंक ने या व्यक्ति ने इन्वेस्ट करने के लिए, मशीन खरीदने के लिए या अन्य कार्यों के लिए जो पूंजी दिया, जो अपना धन दिया है, उस पर वो ब्याज लेगा, ऋण दिया है ना, ब्याज लेगा, तो उसे भी ब्याज के रूप में कारक आय की प्राप्ति हो रही है, उसे कारक आय का भुगतान किया गया है, किसके द्वारा? उद्यमी के द्वारा। अब यहां पर देखिए, इनका लाभ है, तो ये सब कुछ जोड़ करके जो व्यक्ति उद्यमी है वो क्या कर रहा है? भूमि को रेंट दिया, रेंट दिया तो जिस व्यक्ति को दिया उसको आय सृजित हुई, अर्थात इसे आय के रूप में प्राप्ति हुई। कैसे आय के रूप में? तो कारक आय के रूप में प्राप्ति हुई। तो आप ऐसे कह सकते हैं, कारक आय यहां पर प्राप्त हो रहा है। जो मजदूर है उसको भी क्या प्राप्त हो रहा है? कारक आय प्राप्त हो रहा है। जो पूंजी है जिस पर ब्याज लिया जा रहा है बैंक के द्वारा, बैंक ही मान करके चल रहे हैं, उसको भी तो ब्याज प्राप्त हो रहा है, अर्थात कारक आय उसे भी प्राप्त हो रहा है। और उद्यमी जिसको लाभ हो रहा है, इसको भी कारक आय प्राप्त हुआ लाभ के रूप में, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन किया, सारा काम इसने किया। इन सब के माध्यम से हम कर क्या रहे थे? तो इन सब के माध्यम से हम प्रोडक्शन ही तो कर रहे थे, ठीक है, हम प्रोडक्शन कर रहे थे, और प्रोडक्शन बढ़ा तो अभी वो सारी चीजें आएंगी। यहां पर इनको 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 चारों को भुगतान कर दिया गया, और इन चारों को जो प्राप्त कारक आय है, इसी कारक आय को राष्ट्रीय आय कहा जा रहा है, ठीक है, तो इसी को हम कह रहे हैं कि यही नेशनल इनकम है। अब इसको भाषा में देख लीजिए, ये तो हमने समझ लिया कि उत्पादन के 4 कारकों को प्राप्त आय राष्ट्रीय आय कहलाती है। इनकी आय को, इनकी इनकम को, जिस व्यक्ति की जमीन है, राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। जो मजदूर है, मजदूरी दिया अर्थात सेवा दिया, उसको आय की प्राप्ति हुई, और उसे जोड़ा जाएगा ना राष्ट्रीय आय में। साथ ही साथ जो पूंजी है उस पर ब्याज दिया गया, वो भी तो राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, जो उद्यमी है उसके लाभ को भी राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाएगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि उत्पादन के 4 कारकों को प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। अब एक बात और सोचिए, यहां पर ये जो राष्ट्रीय आय बढ़ी है, या राष्ट्रीय आय की हम बात कर रहे हैं, ये कैसे बढ़ेगा? ये बढ़ेगा तब जब प्रोडक्शन होगा, अर्थात उत्पादन होगा। उत्पादन होगा तभी तो कारकों को आय प्राप्त होगी। अगर उत्पादन होगा ही नहीं तो कारकों को आय प्राप्त कैसे होगी? तो अर्थात उत्पादन के चारों कारकों को प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं। यह बात समझ में आ गई? अच्छा, अब बात होगी कि बड़ी आसानी से हमने समझ लिया, ठीक है, कि यही राष्ट्रीय आय है। अब राष्ट्रीय आय को निकालने के लिए कुछ अवधारणाएं होंगी,
तो अवधारणाएं क्या होंगी, जैसे मान लीजिए थोड़े समय के लिए समझिए, हमने ये कहा कि भैया मैंने एक बिजनेस किया या कुछ भी कार्य करना शुरू किया। जब कार्य करना शुरू किया तो मैंने ये देखा कि टोटल मैंने जो निवेश किया है 10,000 का, 10K का हमने निवेश कर दिया है। 10K निवेश करने के बाद हमने उत्पादन शुरू किया, उत्पादन, और हमें 10,000 निवेश करके हमने 15,000 कमा लिया, 15K, ठीक है, यहाँ पर 15K है, ठीक। अब मैंने ये देखा कि टोटल जो हमारा निवेश है सब कुछ मुझे 15,000 प्राप्त हुआ। अब इस 15,000 में से मैं ये देखूंगा कि मैंने कुल कितना लगाया, ये 10,000 तो दिख रहा है, लेकिन 10,000 के बाद हमने 4 कारकों को दिया, 4 कारकों को भुगतान ये किया गया, और इसके साथ साथ मैंने बाजार तक पहुंच के लिए कई सारे कार्य किए होंगे, परिवहन सेवाएं लिए होंगे, सब कुछ किया होगा। अब आप कल्पना करिए, आप खुद को वहां पर रख करके सोचिए, अगर एक व्यक्ति, आपने थोड़े समय के लिए आपको बना दिया जाए कि आप फैक्ट्री के मालिक हैं, आप वो कार्य कर रहे हैं। अब जब कार्य कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उन सभी चीज़ों की कल्पना कर लेंगे जो फैक्ट्री से लेकर के बाजार तक होता है। आपने फैक्ट्री में उत्पादन किया, उत्पादन के 4 कारकों को भुगतान किया, भुगतान करने के बाद अब उसकी पैकेजिंग हुई, पैकेजिंग होने के बाद फिर वो ट्रक में लोड हुआ, ट्रक में लोड होने के बाद वो बाजार तक पहुंचा, रास्ते में टोल टैक्स लगा, इत्यादि लगने के बाद फाइनली वो बाजार में पहुंच गया। उसमें से कुछ खराब भी हुआ, और सब कुछ निकालने के बाद आपने ये देखा कि सब कुछ अभी निकाला नहीं है, अभी निकालने की छोड़ दीजिए, सब कुछ जोड़ करके हमने देखा कि मुझे 15,000 रुपये प्राप्त हुए, ठीक है, और टोटल मिलाकर के हमने 10,000 कह लिया। फिर हम ये देखेंगे कि इतना सब कुछ हमने माथापच्ची किया, सारी मेहनत की, मेहनत करने के बाद हमें 15,000 प्राप्त हुआ। तो अब आप क्या सोचेंगे कि 15 माइनस 10 इक्वल टू, यहां पर जो आप नेट प्रॉफिट देखेंगे वो आपका होगा 5K, यही है ना। अब कैसे देखेंगे, तो जब कुल की बात होगी, यहां पर कुल की बात होगी तो इसको कहा जाएगा ग्रॉस, और जब नेट की बात होगी कि भैया नेट मेरा प्रॉफिट कितना है, तो आप कहेंगे कि 5,000 है। देखने वाले को यही लगा कि अरे ये तो 15, इसके पास तो 15,000 आए, लेकिन वास्तव में आपने सब कुछ निकालने के बाद, सब कुछ करने के बाद आपके पास नेट जो प्रॉफिट है वो कितना है, 5,000 है। तो यहीं पर बात होती है कि राष्ट्रीय आय की सही गणना के लिए हमारे पास कुछ अवधारणाएं होनी चाहिए। तो इसी से संबंधित कुछ अवधारणाएं हैं। उत्पादन की बात हम लोगों ने कर ली, अब इससे संबंधित जो अवधारणाएं हैं उनको देख लेते हैं। अवधारणाएं, अवधारणाएं, ये अवधारणाएं क्या कहती हैं, कौन कौन सी अवधारणा है। तो यहां पर 4 हमारे पास अवधारणा है। ये चारों कौन कौन सी हैं, एक को कहते हैं जीडीपी, एक को कहते हैं जीएनपी, और एक को कहते हैं, यहीं पर अगर क्रम से लिखेंगे तो थोड़ा सा आप लोगों को लगेगा, अभी क्रम से भी लिख करके बता देता हूं। हम यहां पर कहेंगे एनडीपी और फिर कहेंगे एनएनपी। अब एक तो ये तरीका हो गया लिखने का। दूसरा तरीका ये है कि हम कहेंगे जीडीपी और इसको कहेंगे एनडीपी, और फिर उसके बाद जीएनपी, और फिर इसी का हो जाएगा एनएनपी, ठीक है। ये ऐसे भी लिखा जाता है ताकि चीजें क्लियर रहें। यहां पर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट
और नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो इससे संबंधित 4 अवधारणाएं हैं। फिलहाल अब ये क्या है, कैसे इसको हम देखते हैं, इसको हम समझने वाले हैं थोड़ी देर में। अब ये तो उससे संबंधित अवधारणाएं हैं। अब इसकी गणना की कुछ विधियां भी होंगी। तो गणना की विधियां कौन सी हैं, अर्थात राष्ट्रीय आय की गणना से संबंधित विधियों को भी समझना है। तो इसके लिए 3 विधियां हैं। तो गणना की विधियां, किसकी गणना की विधियां, तो यहीं पर गणना की विधियां। अब ये गणना की विधियां कौन कौन सी हैं और किसके गणना की, तो राष्ट्रीय आय की गणना की विधियां होंगी। कौन सी विधि होगी, तो एक को हम इसी में कहते हैं उत्पाद विधि, और उसे अब कहा जा रहा है कि वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, जिसे GVA भी कहते हैं आप संक्षेप में। ठीक है, तो तीनों को समझ लेते हैं। एक को कहते हैं उत्पाद विधि, और एक को कहा जाता है आय विधि, और एक को कहा जाता है व्यय विधि। तो तीन प्रकार की विधियां हमारे सामने हैं, और इन तीनों के माध्यम से हम राष्ट्रीय आय निकाल लेते हैं, राष्ट्रीय आय देखते हैं। तो एक तो आपके समझ में ये आ गया कि राष्ट्रीय आय है क्या। तो एक निश्चित अवधि में उत्पादन के 4 कारकों को प्राप्त आय, ठीक है, प्राप्त कारक आय राष्ट्रीय आय कहलाता है। याद करिए, हमने कहा कि 4 कारक, उत्पादन के कारक, इन कारकों को प्राप्त राष्ट्रीय आय। तो हम कब की बात कर रहे हैं, तो हम जब बात कर रहे हैं कि कब की होगी, अर्थात हम एक फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं, तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च के बीच, ठीक है, इस अवधि में उत्पादन के 4 कारकों को प्राप्त कारक आय को, उत्पादन के 4 कारकों को प्राप्त आय को हम क्या कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं या राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब यहीं पर बात आती है कि भैया ये बात तो ठीक है, अब जब प्रोडक्शन बढ़ाने की बात आएगी कि प्रोडक्शन हम करेंगे तो हमारी आय बढ़ेगी। ठीक है, उत्पादन करेंगे तभी हमारी आय बढ़ेगी, क्योंकि हमने कहा कि यहाँ पर उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन, ये जितना बढ़ेगा नेशनल इनकम उतनी अधिक होगी। ठीक है, तो नेशनल इनकम, अब ये तो बात हम लोगों ने यहां पर समझ लिया ऐसे। अब इसके लिए जो परिभाषा है, 2 तरीके हैं इसको समझने की। परिभाषा मैं आप लोगों को ऐसे बोल दूं, आप उसे समझ लें, वो आपके ऊपर है। दूसरा तरीका ये है कि मैं आप लोगों को परिभाषा बनाना बता दूं। हालांकि एनसीईआरटी में इस तरह से चीजें नहीं दी गई हैं, एनसीईआरटी में अलग अलग चीजें दी गई हैं। उन अलग अलग चीजों को मैं एक साथ लाने की कोशिश किया हूं। ठीक है, अब यहीं पर बात हो जाएगी। जब ये आपने देख लिया तो इससे संबंधित बातें चलिए, इससे संबंधित क्या बात होगी, हमने ये कहा कि राष्ट्रीय आय या उत्पादन के 4 कारकों को प्राप्त आय को कारक आय को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो उत्पादन यदि होगा, यहां पर हम कह रहे हैं प्रोडक्शन अर्थात उत्पादन। अर्थव्यवस्था में उत्पादन किसका होता है, बार बार उत्पादन शब्द आ रहा है, तो उत्पादन में 2 बातें आएंगी यहां पर। एक तो वस्तु का उत्पादन होगा और दूसरा सेवा का उत्पादन होगा। ठीक है, और हमने ये कहा कि उत्पादन के 4 कारकों को प्राप्त आय, और एक निश्चित समय में आय की बात की जा रही है। एक निश्चित अवधि में प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। और जब राष्ट्रीय आय की बात की गई है तो यहां पर अंतिम मूल्य एक शब्द आता है कि अंतिम मूल्य उत्पादन के 4 कारकों के, या उत्पादन के 4 कारकों के साथ साथ ये भी देखते हैं कि एक वित्तीय वर्ष में या एक लेखा वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन की बात हो रही है, तो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की बात हो रही है, और उसी को मैंने कहा कि एक वित्तीय वर्ष में। तो यहाँ पर बात ये आती है कि जो उत्पादन हुआ है किसका, तो वस्तु और सेवा का उत्पादन हुआ है। वस्तु और सेवा का जो उत्पादन हुआ है, इसका कुछ मूल्य होगा तभी तो हम कहेंगे कि ये राष्ट्रीय आय है।
अगर मान लीजिए, फिर से इसको समझते हैं, प्रोडक्शन हुआ अर्थात उत्पादन हुआ। उत्पादन किसका हुआ? वस्तु का हुआ और सेवा का हुआ। इस वस्तु और सेवा के उत्पादन के मूल्य को अर्थात अंतिम मूल्य को हम शामिल करते हैं और कहते हैं ये राष्ट्रीय आय है। यहां पर आप देख लीजिए, यहां पर कहा गया है इनके आय, कारक आय को, तो यहां पर इसका मूल्य ही तो लिया गया है। वस्तु क्या? कोई वस्तु बनाया गया है, उस वस्तु का उत्पादन हुआ है। और सेवा की बात की जा रही है, तो सेवा कौन दे रहा है? मजदूर सेवा दे रहा है, तभी वस्तु का उत्पादन हो रहा है। ये बात समझ में आ गई। तो एक तो ये होगा कि उत्पादन वस्तु और सेवा का हुआ और मूल्य उसका जो हमने प्राप्त किया, जो मूल्य उसका हुआ, इसी को हमने कह दिया कि यही राष्ट्रीय आय है, नेशनल इनकम है। अब एक बात यहां पर सोचिए कि वस्तु कैसी होगी? तो वस्तु हो सकता है कि अंतिम वस्तु हो या फिर मध्यवर्ती वस्तु हो। तो ये जो वस्तु है आप गुड्स कह सकते हैं, तो इसका अंतिम वस्तु हो, अभी अंतिम वस्तु बताऊंगा, या मध्यवर्ती वस्तु हो। ठीक है। अब यहीं पर जब बात तो आती है कि अंतिम वस्तु, तो अंतिम वस्तु को भी हम दो भागों में बांट करके देखते हैं, या तो वो उपभोग की वस्तु हो या पूंजीगत वस्तु हो। उपभोग की वस्तु या पूंजीगत, यहां पर चीजों को समझते चलना है। हमने ये कहा कि प्रोडक्शन हुआ किसका? वस्तु और सेवा का, और उसके मूल्य को हमने कहा कि ये कैसा मूल्य? इसी मूल्य को हम राष्ट्रीय आय कह रहे हैं। तो वस्तु, किस वस्तु का उत्पादन हुआ? कैसी वस्तु का? तो या तो मध्यवर्ती वस्तु, अंतिम वस्तु का उत्पादन हुआ, या मध्यवर्ती वस्तु का उत्पादन हुआ। उपभोग की वस्तु का मतलब सीधा सीधा सा ये है कि आप उसका उपभोग करते हैं और वो खर्च हो जाता है, खत्म हो जाता है, जैसे भोजन, ये उपभोग की वस्तु है। पूंजीगत वस्तु की जब हम बात करते हैं, तो इसका सीधा सीधा सा मतलब ये है कि जैसे आपके घर में टीवी है, फ्रिज है, या फिर पंखा है, इसको कहा जाता है कि सॉरी, यहाँ पर उपभोग की वस्तुओं को पहले एक एक करके समझ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब इसमें इसको भी दो भागों में बांट कर के देख लेते हैं, फिर हम पूंजीगत वस्तु पर आएंगे। तो जो उपभोग की वस्तु है, इसको दो भागों में बांटेंगे, और दो भागों में एक को कहा जाता है टिकाऊ उपभोग की वस्तु, और एक और कहा जाता है सामान्य उपभोग की वस्तु। सामान्य उपभोग की वस्तु। तो उपभोग में भी दो आपने देख लिया। अब ये बात आती है कि मूल्य की हमने बात की, तो भैया मूल्य कैसा है? तो दो तरह के मूल्य होते हैं। अब मूल्य कैसे होंगे? यहां पर या तो वस्तु का नैतिक मूल्य होगा, या फिर इसका मौद्रिक मूल्य होगा। ठीक है। यहां पर अब सवाल यह आता है कि नैतिक मूल्य क्या है और मौद्रिक मूल्य क्या है? तो नैतिक का मतलब यह है कि जैसे पिताजी ने आपको एक, जैसे ही आप मैट्रिक पास किए, या फिर पिताजी ने ये कहा कि बेटा जैसे ही प्री निकाल लोगे वैसे ही तुम्हें मैं कुछ गिफ्ट दूंगा, और पिताजी ने आपको पेन एक गिफ्ट कर दिया, कहा कि बेटा जब फाइनल सिलेक्शन हो जाए तो इसी पेन से सिग्नेचर करना, तुम्हारा जो पहला सिग्नेचर होगा इसी से करना, अपना नाम इसी से लिखना। तो वो जो पिताजी ने आपको पेन गिफ्ट किया, वो पेन मार्केट वैल्यू तो उसकी कुछ नहीं है, लेकिन नैतिक मूल्य आपके लिए ज्यादा है, क्योंकि पिताजी ने दिया है। उसी तरह से अगर आपके किसी टीचर ने आपको दे दिया है, आपने बहुत अच्छा, आप बहुत ब्रिलियंट विद्यार्थी रहे हों, और टीचर ने आपको दे दिया कि ये लो तुम अपने पास रखना और इसका प्रयोग करना, मुझे बहुत अच्छा फील होगा, तो आपके लिए उसका नैतिक मूल्य तो है, लेकिन उसका मौद्रिक मूल्य नहीं है। तो यहां पर इकॉनमी में नैतिक मूल्य का कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ पैसे की बात करता है। मौद्रिक मूल्य कितना है? अब मौद्रिक मूल्य में भी ये बात होगी कि भैया मौद्रिक मूल्य तो है, ठीक बात है, लेकिन मौद्रिक मूल्य कैसा है? या तो वो फैक्टर कॉस्ट होगा, या फिर उसकी मार्केट प्राइस होगी, उत्पादन लागत। ठीक है। अब यहां पर दो बातें हमने देख लिया, एक तो फैक्टर कॉस्ट या मार्केट प्राइस। ठीक। अब थोड़ा सा और इसको समझते हैं कि ठीक बात है, जो प्रोडक्शन हुआ, अब यहां पर ये भी हमने देखा
कि ये प्रोडक्शन किसने किया, ठीक है। एक ये बात आती है कि प्रोडक्शन कहाँ हुआ, ये भी तो बात आएगी, और प्रोडक्शन कौन कर रहा है। एक तो प्रोडक्शन कहाँ हुआ और प्रोडक्शन कौन कर रहा है। तो यहां पर कहाँ हुआ में हम ये कहेंगे कि घरेलू सीमा या फिर बाहरी सीमा, ठीक है। घरेलू सीमा के बाहर या बाहरी सीमा कह लीजिए, ठीक है। अब ये बात आएगी कि भैया उत्पादन कौन किया, तो उत्पादन कौन किया, तो इसमें भी दो बातें आएंगी कि या तो सामान्य निवासी ने उत्पादन किया या गैर निवासी ने उत्पादन किया। अब ये बातें पूरी आपको समझ में आ गई होंगी कि हम कहां से चल रहे हैं और कहां से हमने शुरू किया, ठीक है। हमने ये कहा कि राष्ट्रीय आय को जब बढ़ाने की बात होगी और जब राष्ट्रीय आय की बात हो रही है और राष्ट्रीय आय की जब हम परिभाषा को देख रहे हैं तो इसका यही मतलब है कि एक वित्तीय वर्ष में उत्पादन के 4 कारकों, अब यहाँ पर 4 कारकों को के जरिए किसका उत्पादन किया है गया है, तो वस्तु और सेवा का प्राप्त अंतिम, वहां पर अंतिम शब्द जोड़ देंगे। अंतिम क्या होगा, अंतिम मूल्य या अंतिम आय। आप जब केवल कारकों पर फोकस करेंगे तो थोड़ी सी अधूरी परिभाषा होगी, इसलिए मैंने यहां पर इसको जोड़ दिया कि अंतिम वस्तु का उत्पादन और उससे प्राप्त आय, ठीक है। उसके मूल्य को हम जोड़ रहे हैं, प्राप्त आय का मतलब उसके मूल्य को हम जोड़ रहे हैं। तो अब देखिए, एक वित्तीय वर्ष में यहां पर लेखा वर्ष शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। लेखा वर्ष क्या है, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च, यही तो है हमारा फाइनेंशियल ईयर। और जब फाइनेंशियल ईयर की बात होती है, एक वित्तीय वर्ष में, लेखा वर्ष में उत्पादन हो रहा है। उत्पादन किसका हुआ, वस्तु का हुआ और सेवा का हुआ। इस वस्तु और सेवा का कुछ मौद्रिक मूल्य है और इसी मौद्रिक मूल्य को कह रहे हैं कि ये राष्ट्रीय आय है। अब मौद्रिक मूल्य में हमने कहा कि उसका मौद्रिक मूल्य या तो नैतिक होगा या फिर मौद्रिक होगा। जब मूल्य की बात हो रही है तो या तो नैतिक मूल्य होगा या मौद्रिक मूल्य होगा। अब जब मौद्रिक मूल्य होगा तो यहाँ पर क्या वो फैक्टर कॉस्ट है, एफसी की बात करते हैं, या मार्केट प्राइस की बात कर रहे हैं कि वह बाजार कीमत है, आप ऐसे भी कह सकते हैं। अब यहां पर जब वस्तु का उत्पादन हुआ तो हमने कहा कि या तो अंतिम वस्तु का उत्पादन हुआ या मध्यवर्ती वस्तु का उत्पादन हुआ। अगर अंतिम वस्तु का उत्पादन हुआ तो यहां पर दो बातें हैं, या तो पूंजीगत है या फिर उपभोग वस्तु का उत्पादन हुआ। उपभोग में भी हमने बात कर लिया कि टिकाऊ वस्तु का उत्पादन हुआ या सामान्य उपभोग की वस्तु का उत्पादन हुआ। यहां पर हमने बात किया कि दो बातें हैं, प्रोडक्शन जब हो रहा है तो प्रोडक्शन कहां पर हो रहा है और प्रोडक्शन कौन कर रहा है। जब प्रोडक्शन कहां पर हो रहा है तो घरेलू सीमा के अंदर हो रहा है या घरेलू सीमा के बाहर हो रहा है। उत्पादन कौन कर रहा है, तो यहां पर हम कह रहे हैं सामान्य निवासी के द्वारा उत्पादन किया जा रहा है या गैर निवासी के द्वारा उत्पादन किया जा रहा है। अब एक एक करके हम यहां पर समझ लेते हैं कि ये जो मध्यवर्ती वस्तु है, ये मध्यवर्ती वस्तु क्या है। इसको तो हम लोगों ने समझ लिया कि ये नैतिक नहीं होगा, मौद्रिक होगा। तो मौद्रिक में अभी हम आएंगे, उसको हम समझेंगे। फिलहाल यहाँ पर मध्यवर्ती वस्तु क्या होती है, तो मध्यवर्ती वस्तु का सीधा सीधा सा मतलब ये है कि मान लीजिए एक किसान है, यहाँ पर किसान है, इसने भूमि का उपयोग किया, अर्थात प्राकृतिक संसाधन है, यहां पर उपयोग किया अर्थात इसमें कुछ उसने आगत डाला। आप ऐसे कहिए कि निवेश किया, निवेश करने के बाद उसने गेहूं का उत्पादन कर लिया, ठीक है। गेहूं का ना मान करके आप यहां पर ऐसे कह लीजिए, जो इसमें दिया गया है, कपास का उत्पादन कर लिया। कपास से धागा बना, ठीक है, धागा बना, और धागे से कपड़ा बना, ठीक है, और इस कपड़े से शर्ट बना, ठीक है। और ये शर्ट क्या है, इसी को हम कह रहे हैं कि ये शर्ट जो है यह अंतिम वस्तु है। इसका केवल उपभोग किया जा सकता है।
क्या किया जा सकता है? उपभोग किया जा सकता है। हाँ, ये भी कह सकते हैं कि अब किसी ने शर्ट खरीदा और शर्ट खरीद करके उसका पोछा बना दिया। तो अब ये जो उपभोक्ता है उस पर निर्भर करता है कि उसका कैसे प्रयोग करता है। बहरहाल, अब यहाँ पर देखिए, जो कपास का उत्पादन किया गया है, ये मान लेते हैं 10 रुपए के कपास का उत्पादन किया गया, ठीक है? इसने 10 रुपए में एक जो धागा बनाने वाली कंपनी है उसको बेचा और इस व्यक्ति ने इसे खरीदा। तो कपास को खरीदने के बाद यहाँ पर जो धागा बना है कपास से, यह बिका, इसकी कीमत 20 रुपए, ठीक है? टोटल ये 20 रुपए, और 20 रुपए के बाद इन्होंने क्या किया, अब यहाँ पर यही आता है, अब इसमें वैल्यू एडिशन किया गया। अर्थात वैल्यू एडिशन करने का मतलब ये है कि ये जो वस्तु है, ठीक है, और इसकी भी बात कर लें। तो जब फाइनली शर्ट तैयार हो रहा है, इस शर्ट के लिए यह इनपुट है, अर्थात कपड़ा क्या है? मध्यवर्ती वस्तु है। अब कपड़े के लिए धागा मध्यवर्ती वस्तु है और धागे के लिए कपास, ठीक है, कच्चा माल है। अब यहां पर कपड़ा बना, इसको हमने कहा कि ये 30 रुपए का हो गया। फाइनली शर्ट बना और ये बिका 40 रुपए में। यहां पर केवल समझने के लिए इतना कम मूल्य लिया गया है। आप उसे ईगो पर न लें कि इतना कम कैसे हो सकता है, कहाँ मिलता है गुरुजी बताइए, मैं भी जाऊं, मैं भी खरीद करके लाऊं, 40 रुपए में शर्ट कहाँ मिलता है? मुझे भी नहीं मिलता। केवल समझने के लिए। तो यहां पर ये जो है इसके लिए इनपुट है, ठीक है, और फिर यह इसके लिए इनपुट है, ठीक। फिर आप ये कहेंगे कि ये इसके लिए इनपुट है और फाइनली यहां पर उपभोग हो गया। अब यहां ये जो वस्तु है, अगर हम इसको, अब यहां पर देखिए, मान लीजिए हम इसको ऐसे कर लीजिए, 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40। अब ये कितना हो गया? 4 3 7, 7 2 9, 1 10। यहां पर टोटल जो हुआ ये 100 रुपए हो गए, 100 रुपए हो गए। और मैंने ये कहा कि ये शर्ट जो बिक रहा है, ये इसका मूल्य, तो अंतिम मूल्य जो है सब कुछ मिला करके 40 रुपए है। अब सोचिए, ये जो 10 रुपए है इसमें शामिल है, तो यानी कि अब इसको माइनस करते चले जाइए। इसमें से आप इसको घटा देंगे, ये जो मध्यवर्ती वस्तु है उसको माइनस करते चले जाएंगे। माइनस करेंगे तो यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं इस 20 रुपए में 10 शामिल है। तो यहाँ पर आपका जो होगा, इसमें से हम 20 रुपए माइनस कर देंगे, जो इसमें इसका मध्यवर्ती है, फिर इसको माइनस कर देंगे, तो फाइनली जो हमारे पास तैयार होकर के आएगा उसको हम कहेंगे कि यह अंतिम वस्तु का मूल्य है। ये सभी क्या है, अब इनको हम हटा देते हैं, इन मूल्य को हटा देते हैं, ठीक है। अब मूल्य को हटा करके केवल हम इतना कह रहे हैं कि यह मध्यवर्ती वस्तु है, यह मध्यवर्ती वस्तु है, यह भी मध्यवर्ती वस्तु है। या अगर आप ऐसे भी ना करके इतनी जटिल परिभाषा में ना जाएं, और जटिल परिभाषा में ना जाते हुए केवल आप इतना कह लें कि एक भूमि है, यहां पर हमने क्या किया, गेहूं का उत्पादन किया, ठीक है, गेहूं का उत्पादन हुआ और गेहूं से हमने आटा बनाया, आटा, और आटे से हमने ब्रेड बना लिया, ठीक है, ब्रेड बना लिया। तो यहां पर जो आटे का, गेहूं का मूल्य है वो पहले से ही इसमें शामिल है। अर्थात इसने क्या किया है कि मान लीजिए अगर ये 10 रुपए का है, तो यहाँ ये आया है 20 रुपए हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि 10 रुपए इसमें पहले से ही शामिल है। इसने 10 रुपए का वैल्यू एडिशन किया है, मूल्य वर्धन किया है, ठीक है। फिर इसके बाद जब ये यहाँ पर जा रहा है, ब्रेड बन रहा है, ये कह रहे हैं ये 30 रुपया, यानी कि ये टोटल जो इसमें शामिल है, ये 20 भी इसमें शामिल है, ये 10 भी शामिल है, इसको आप माइनस कर देंगे, सॉरी, 10 भी शामिल है, तो टोटल आप देखेंगे तो जो निकल करके आएगा वही हमारा अंतिम मूल्य होगा, क्योंकि ये जो आटा है इसके लिए मध्यवर्ती वस्तु है। तो हम क्या ले रहे हैं, इस मध्यवर्ती वस्तु को ना ले रहे हैं, बल्कि अंतिम वस्तु को ले रहे हैं। अब बात यह आ रही है कि ये तो मध्यवर्ती वस्तु तो समझ में आ गई, लेकिन अब ये कहा कि हमने कि पूंजीगत वस्तु, पूंजीगत वस्तु जैसे मान लीजिए कि आपने कुछ हैवी मशीनरी को खरीदा या उसका उत्पादन किया। यहाँ पर उत्पादन की बात है तो उत्पादन करते हैं, उत्पादन की बात, आपने हैवी मशीन बनाया, उस मशीन के माध्यम से आपकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो बढ़ गई, आपने उत्पादन ज्यादा करना शुरू कर दिया, क्योंकि आपने मशीन बना लिया। जैसे कि मैंने ये कहा कि ये पूंजीगत वस्तु है, इसको खरीदने में अच्छा खासा पैसा लगा है, लाखों रुपए लगे हैं।
और इसके माध्यम से हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया है। प्रोडक्शन मतलब जो सेवा देने की तीव्रता है वो बढ़ गई है। ठीक, अब तीव्रता बढ़ गई है तो इसका मतलब हमने पूंजीगत वस्तु का उत्पादन किया है। अब बात आती है कि यह क्या करता है, तो जो पूंजीगत वस्तुएं हैं ये उत्पादन की गति को तीव्र कर देती हैं, बढ़ा देती हैं। जैसे कि मशीन उत्पादन की गति को बढ़ा दिया। ठीक है, अब बात आती है उपभोग की वस्तु। जब उपभोग की वस्तुओं की बात आती है तो यहां पर इस चीज को ध्यान रखना है कि यह टिकाऊ उपभोग की वस्तु है या सामान्य उपभोग की वस्तु है। अगर टिकाऊ उपभोग की वस्तु की बात होगी तो कैसा, जैसे आपने बात कर लिया कि आपके घर में पंखा है। क्या पंखा रोज खरीदना पड़ता है? नहीं खरीदना पड़ता है। पंखा आपने एक बार खरीदा, 2-4 साल 10 साल के लिए छुट्टी हो गई। हाँ, ये जरूर है कि उसके मूल्य में समय के साथ घिसावट जरूर होती है, अर्थात कमी जरूर आती है, जिसे डेप्रेसिएशन इकोनॉमी में कहा जाता है। तो ये क्या है, टिकाऊ उपभोग की वस्तु है, जैसे पंखा, फ्रिज, टीवी, लैपटॉप इत्यादि। हमने इसका भी उत्पादन किया है। अगली बात ये होगी कि सामान्य उपभोग की वस्तु है। सामान्य उपभोग की वस्तु जैसे आप बाजार से ब्रेड खरीद करके लाए, खाया, खत्म। आपने खाया, फिर वो जैविक क्रिया हुई और उसके बाद आपको पता है। तो यहां पर कहा जा रहा है कि जिस वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं या तो वो मध्यवर्ती वस्तु है या अंतिम वस्तु है। यहाँ मध्यवर्ती वस्तु को हम नहीं ले रहे हैं। मध्यवर्ती वस्तु में ये भी ध्यान रखना है कि कोई वस्तु मध्यवर्ती वस्तु तो है, लेकिन कई बार हम जब अंतिम वस्तु की बात करते हैं तो जो मध्यवर्ती वस्तु है वो कई बार अंतिम वस्तु के रूप में भी कार्य करती है। मैंने आपको बताया, कल के सेशन में मैंने बताया था और शायद 2-3 दिन पहले बताया था कि कार है। कार जब फाइनली बन करके आ रही है, कोई व्यक्ति नई कार खरीदने जा रहा है तो उसे उसके साथ टायर, पहिया वहिया सब कुछ लगा हुआ मिल रहा है। तो फाइनल जो तैयार वस्तु है वो और टायर की जो कीमत है सब कुछ उसमें शामिल है अंतिम वस्तु में। तो कार उसको मिल रहा है तो टायर उसमें शामिल है, उसका मूल्य भी शामिल है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कार पहले खरीद लिया है और उसका टायर घिस गया है, तो टायर घिस गया है इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति ने टायर को खरीदा, तो टायर उस कार निर्माता कंपनी के लिए मध्यवर्ती वस्तु है, लेकिन टायर जब एक व्यक्ति की बात होगी तो उसके लिए वो अंतिम वस्तु हो जाएगी। तो वो अलग अलग परिभाषा बदलते रहेंगे, वो अलग अलग विषय है। फिलहाल यहाँ पर हमने ये देख लिया कि हम या तो मध्यवर्ती या अंतिम वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, और अंतिम वस्तु की जब हम बात कर रहे हैं तो पूंजीगत वस्तु का उत्पादन किया है, जिससे आर्थिक जो गतिविधियां हैं, जो उत्पादन की गतिविधियां हैं वो तीव्र हो जाती हैं। या फिर उपभोग की वस्तु का हमने उत्पादन किया है। उपभोग की वस्तु में हमने ये कहा कि टिकाऊ उपभोग की वस्तु या सामान्य उपभोग की वस्तु। अब यहाँ पर आ जाइए, हमने मूल्य की बात की तो मैंने ये कहा कि नैतिक मूल्य का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर मौद्रिक मूल्य का मतलब है। इकोनॉमी में केवल मौद्रिक मूल्य को देखा जाता है। मौद्रिक मूल्य में हमने ये बात कर लिया कि फैक्टर कॉस्ट, जिसे आप ये आगे चल करके इसे समझेंगे, अभी इसको यहीं पर रहने देते हैं। या तो फैक्टर कॉस्ट है, आप उसे उत्पादन लागत कह सकते हैं, या मार्केट प्राइस या बाजार मूल्य कह सकते हैं। तो यहां पर अब बात होगी कि इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये है, ठीक है, मान लीजिए आपने कहीं पर उत्पादन किया, किसी वस्तु का उत्पादन किया, तो जो उत्पादन लागत, ठीक है, अभी आपने जब एक यहां पर ऐसे देखिए, हमने क्या किया, एक कंपनी स्थापित की, यहां पर क्या हो रहा है, उत्पादन हो रहा है। ठीक, उत्पादन हो रहा है। फाइनली हमने कच्चे माल का प्रयोग किया। अब इसमें क्या हुआ, कच्चा माल, हमने कच्चा माल लगाया। कच्चा माल लगाने के साथ साथ इसमें हमने श्रम का प्रयोग किया, पूंजी का प्रयोग किया और उद्यमी, ठीक है, इन सब का प्रयोग करके तकनीकी का प्रयोग, तकनीकी हालांकि पूंजी में ही ये सारी बातें शामिल है, इन सब का प्रयोग करके हमने उत्पादन कर लिया। अब उत्पादन के 4 कारकों को संक्षेप में यहां पर आप 4 कारक, इनको आप याद कर सकते हैं। अब यहां पर सोचिए कि इनको भुगतान किया गया है। अब भुगतान करने का जो टोटल मेरा कॉस्ट आया, मैंने कहा कि टोटल जो मेरा उत्पादन लागत आया वो 100 रुपये आया।
ठीक है, 100 रुपये आया। अभी ये वस्तु उत्पादन हो गया है, लेकिन अभी ये फैक्ट्री में है, बाहर नहीं निकली है। तो बाहर नहीं निकली है तो अब यहां पर क्या कहेंगे कि टोटल जो हमारे उत्पादन का लागत है वो 100 रुपये है, यही है ना। अब यहां पर सरकार क्या कहेगी कि भैया आपने उत्पादन किया है ना। जैसे हम यहां पर इस चीज की बात कर लेते हैं कि जो आपने उत्पादन किया है ये गेहूं, आटा और ब्रेड, आपने ब्रेड बनाया है, अर्थात वैल्यू एडिशन किया है। वैल्यू एडिशन किया है तो आप यहां पर इनडायरेक्ट टैक्स आप दे दीजिए। ठीक, अब इनडायरेक्ट टैक्स सरकार ने आपसे मांग लिया, अब आपको देना है। ठीक है, उत्पादन किया है आपने, लेकिन सरकार ने यह कहा कि ब्रेड भैया देश में सभी लोगों की जरूरत है, क्योंकि भूखमरी है, गरीबी है। एक काम करते हैं, हम रोटी सबको बना करके नहीं दे सकते, लेकिन ब्रेड दे सकते हैं। तो कहा कि ठीक है, ब्रेड सस्ता आप बना रहे हैं, बढ़िया बना रहे हैं, हेल्दी है, ये लोगों की भलाई के लिए है, लोगों की इससे न्यूनतम जरूरतें पूरी होंगी। तो एक काम करता हूं, आपको मैं सब्सिडी दे देता हूं, जिसे आप सहायकी कहते हैं। तो सरकार ने आपको सब्सिडी दे दिया। अब इस चीज को समझिए, जो आपने ब्रेड बनाया इसकी कीमत कितनी थी? 100 रुपये थी, यही थी ना। सरकार ने इस पर जो टैक्स लगाया, ठीक है, ये कहा कि भैया आपको 10 रुपये हम यहां पर टैक्स आपको देना पड़ेगा, मैं टैक्स लूंगा। फिर सरकार ने कहा कि आप भैया उत्पादन बढ़िया कर रहे हो, इससे लोगों की जरूरतें पूरी होंगी। एक काम करता हूं, मैं आपको सब्सिडी दे देता हूं, आप इसका उत्पादन करिए। सरकार ने आपको 5 रुपये का सब्सिडी दे दिया। कितना? 5 रुपये, यहाँ पर 10 रुपये टैक्स लिया गया है और यहाँ पर भी 5 रुपये आपको सब्सिडी दे दी गई है। अब बताइए कि टोटल जो आपकी वस्तु बाजार में बिकने के लिए तैयार है वो कितने रुपए में बिक रही है? अब देखिए, 100 प्लस 10, ठीक है, ये हो गया ना। अब आपकी टोटल जो वस्तु हुई वो कितने की हुई? 110 रुपए की। ये क्या है? यह बाजार में बिकने के लिए वस्तु तैयार है, तो इसको कह रहे हैं हम, ये मार्केट प्राइस है, बाजार कीमत है। अर्थात मार्केट प्राइस वह कीमत है जिस कीमत पर वस्तु बाजार में बिकने के लिए तैयार है। ठीक है। लेकिन अभी यहां पर यहीं पर कहानी खत्म नहीं हो रही है। ये तो हमने समझ लिया, हमारा अंतिम ये नहीं है। हमने ये कहा कि ये 5 रुपए सब्सिडी भी तो दी गई है, तो अब माइनस यहां पर हम क्या करेंगे? 5 रुपए। अब टोटल हमारा कितना हुआ? यहां पर 105 रुपए हुआ। यही हमारा टोटल जो यहां पर हमारी वस्तु की कीमत है जो बाजार में बिकने के लिए तैयार है, 105 रुपए है। तो ये जो है, इसको हम कह रहे हैं कि यह फैक्टर कॉस्ट है और इसको कह रहे हैं कि यह एमपी है, मार्केट प्राइस है। अब यहां पर टोटल आपको कितना टैक्स देना पड़ा, इसी को हम कह रहे हैं। यहां पर टोटल आपको जब 5 रुपए माइनस कर दिया गया तो दिया आपने कितना? केवल 5 रुपए। इसी को कहा जा रहा है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इसको हम क्या कह रहे हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। यहां तक बातें क्लियर हैं? अब इन सारी बातों को आप समझ चुके हैं, इसे आसान भाषा में समझ लीजिए। यह उत्पादन का कुल लागत है, हो सकता है कि 100 रुपए। ठीक है, यह क्या है? यह वह मूल्य है, जैसा कि मैंने बताया कि 105 रुपए, अर्थात यह वह कीमत है जिस कीमत पर वस्तु बाजार में बिकने के लिए तैयार है।
ये दो बातें भी हमने समझ लिया कि मौद्रिक मूल्य जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें दो होंगे, या तो फैक्टर कॉस्ट होगा या फिर मार्केट प्राइस होगा। इसका प्रयोग अब नहीं किया जाता है, इसकी बात नहीं की जाती। अब केवल जब आप जीडीपी पढ़ते हैं, पहले जब आप देखेंगे तो जीडीपी एमपी या फिर जीडीपी एफसी ऐसे लिखा रहता था, लेकिन अब इसको ऐसे नहीं लिखा जा रहा है, ये भी नहीं लिखा जा रहा है, केवल जीडीपी ऐसे लिखा जा रहा है। अर्थात इसमें शामिल है पहले से ही एमपी अर्थात मार्केट प्राइस शामिल है। ये बातें समझ में आ गई, क्लियर? ठीक है। अब इस बात को समझने के बाद अब बात आती है कि भैया कहां पर उत्पादन हुआ, कौन उत्पादन किया। तो एक को हम कह रहे हैं कि घरेलू सीमा। घरेलू सीमा का मतलब क्या है? घरेलू सीमा का सीधा सीधा सा मतलब यह है कि एक तो होती है, अब यहां पर सीमा देखिए, भौगोलिक सीमा। तो आप भौगोलिक सीमा का प्रयोग नहीं करेंगे, इकॉनमी में भौगोलिक सीमा का प्रयोग नहीं किया जाता। भौगोलिक सीमा यह बताता है कि भारत का विस्तार कहां से कहां तक है। दोबारा से, भौगोलिक सीमा यह बताती है कि भारत का विस्तार कहां से कहां तक है, ठीक। लेकिन हम इसमें घरेलू सीमा का प्रयोग करते हैं, यहां पर प्रयोग किया गया है घरेलू सीमा। और घरेलू सीमा के साथ साथ एक और शब्दावली का प्रयोग किया जाता है जिसे हम कहते हैं राजनैतिक सीमा। राजनीतिक सीमा, राजनीतिक सीमा। सामान्यतः अर्थव्यवस्था में ये पढ़ा जाता है और पढ़ाया जाता है कि जो राजनीतिक सीमा है, राजनीतिक सीमा के अंतर्गत वहां पर जितनी भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं, उस आर्थिक क्रियाओं को हम राष्ट्रीय आय में जोड़ते हैं। अर्थात राजनीतिक सीमा हमारे आर्थिक क्रियाओं से संबंधित है, इसी के अंतर्गत आय सृजन के कार्य किए जाएंगे, सेवाएं दी जाएंगी या वस्तुओं का उत्पादन की जाएंगी। तो यहां पर राजनीतिक सीमा का मतलब क्या है, या फिर आर्थिक सीमा। एक और बात यहां पर, इसको बेटा हटा देते हैं, आर्थिक सीमा। आर्थिक सीमा ऑब्लिक घरेलू सीमा। तो राजनीतिक सीमा के अंतर्गत राजनीतिक सीमा भौगोलिक सीमा से ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है। क्यों है? अब यहां पर देख लें, मैंने कहा था राजनीतिक सीमा और यहां पर भौगोलिक सीमा। तो भौगोलिक सीमा की जब आप बात करते हैं तो ये आप इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ये भारत का विस्तार ये कहां से कहां तक है, ये हमारा क्या है, भौगोलिक सीमा, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह इत्यादि इत्यादि, ये हम कहते हैं कि भौगोलिक सीमा है, ठीक है। अब यहां पर बात आती है राजनीतिक सीमा। तो राजनीतिक सीमा का मतलब ये है कि हमारे जितने भी दूतावास हैं, दूतावास को भी हम शामिल करेंगे। दूतावास के साथ साथ आप ऐसे भी कह सकते हैं जो घरेलू सीमा है, देश की राजनीतिक सीमाओं के अंदर का भूभाग है। आप यहां पर राजनीतिक सीमाओं के अंदर का भूभाग, यहां पर सीमा केवल बात नहीं, यहां पर देखिए सीमाओं, किसकी बात हो रही है, सीमाओं की। अब जैसे भारत का दूतावास है, दूतावास है, ये अलग अलग देशों में ये है, भारत के संबंध अलग अलग देशों से हैं, अलग अलग देशों में भारत के दूतावास हैं, अर्थात वहां पर जितने भी लोग हैं वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सेवाएं दे रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां से आय सृजित हो रही है। कैसे? अब इसको समझ लीजिए। मान लीजिए दूतावास है, इस दूतावास में किसी व्यक्ति ने ये कहा कि वहां पर अप्लाई किया गया है, मतलब भारत में आने के लिए। भारत में आएगा तो भारत उसको वीजा देगा, वीजा देगा तो वीजा देने के लिए कुछ शुल्क लिया जाएगा थोड़े समय के लिए। मान लीजिए ये यूएसए में स्थित भारत का दूतावास है, ठीक है।
अब जब हम यूएसए की बात कर रहे हैं, हमने कहा कि थोड़े समय के लिए मान लेते हैं यूएसए कुछ इस प्रकार से है, कुछ इस प्रकार से ये है यूएसए। और यूएसए में एक जगह यहाँ पर एक ऐसी बाउंड्री है, एक ऐसी बिल्डिंग है, इसको कहा जा रहा है कि ये दूतावास है, दूतावास है, ठीक है, किसका? IND, इंडिया का। यहाँ पर 10 लोग सेवा दे रहे हैं, 10 लोग भारत के लोग यहाँ पर, राजदूत सहित सबको मिला करके। अब यहाँ पर किसी ऐसे यूएसए के व्यक्ति ने इंडिया आने के लिए वीजा के लिए अप्लाई किया, भारत ने वीजा दे दिया, तो वीजा का कुछ शुल्क लिया, ये शुल्क लिया तो यह भारत की इंडिया इसकी आय में, नेशनल इनकम में इसको जोड़ लिया गया। तो बताइए यहां हम किसकी भौगोलिक सीमा में हैं? यूएसए की भौगोलिक सीमा में है, लेकिन यहां पर राजनीतिक सीमा किसकी है? यहां पर कोई भी अंदर घटना हो या कोई बात हो तो बिना अनुमति के, बिना भारत के राजनयिक जो हैं उनकी अनुमति के यूएसए की पुलिस यहां पर प्रवेश नहीं कर सकती। अर्थात यहां पर भारत संप्रभु है। इस बाउंड्री की बात की जा रही है, ये जो दूतावास है, ये दूतावास कुछ ऐसे मान लीजिए, ये दूतावास है, इसकी बाउंड्री के अंदर भारत संप्रभु है, भारत की यह राजनीतिक सीमा है, यहां पर कोई भी देश बिना उसकी अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये बात आपने समझ लिया कि यहां से कोई शुल्क लिया जाएगा, इससे राष्ट्रीय आय में, इंडिया की राष्ट्रीय आय में, भारत की राष्ट्रीय आय में शामिल कर लिया जाएगा। ठीक, एक तो ये बात हो गई। मान लीजिए कि जहाज, ठीक है, जहाज क्या हो रहा है, कोई भारत से सामान लोड हुआ, लोड होके समुद्र में गया, समुद्र से वो सीधा हमने एक्सपोर्ट कर दिया, कहां पर? अमेरिका को एक्सपोर्ट कर दिया। तो एक्सपोर्ट तो कर दिया, लेकिन ये भी तो ध्यान रखना होगा कि ये जहाज समुद्र में है, यहां से गई और वहां पर जहाज क्या दे रही है? एक व्यक्ति, ए नामक व्यक्ति है, इसने सामान बनाया, इसे भेजना है, ये इंडिया में है, इंडिया में है, और ये जो सामान है, बी नामक व्यक्ति ने कहां पर मंगाया? यूएसए में मंगाया है। तो यहां पर जो जहाज है, इसने यहां से सेवा दी है, यहां तक के लिए क्या दिया है? सामान लेकर के जा रहा है ना, तो यानी कि सेवा दे रहा है, और सेवा दे रहा है तो उसका कोई मूल्य होगा, और मूल्य है तो इसको हम क्या करेंगे? ये जहाज है किसके, कहां की? ये भारत की जहाज है, कहां पर जा रही है? तो वो समुद्र के रास्ते अमेरिका जा रही है, तो भौगोलिक सीमा किसकी है? अमेरिका की। अब यहां पर जहाज के माध्यम से जो सेवाएं दी जा रही हैं और जो यहां से आय अर्जित होगी वो भारत की राष्ट्रीय आय में शामिल कर लिया जाएगा। ये बात यहां पर समझ में आ गई। अब वो इसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत घरेलू सीमा है, और जिसको हम कह रहे हैं कि देश की राजनीतिक सीमाओं के अंदर का भूभाग, और इसी भूभाग को हम कहते हैं कि यह क्या है? इसी भूभाग को हम कहते हैं यह घरेलू सीमा है, भारत की घरेलू सीमा है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब बात होगी कि यहां जो दूसरी बात कही गई है, बाहरी सीमा या घरेलू सीमा के बाहर, तो आप ये सोचिए कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भारत से बाहर दूसरे देश में जाकर के अपनी सेवा देते हैं। जैसे अरब कंट्रीज में या गल्फ कंट्रीज में बहुत से भारत के लोग जाते हैं, वहां पर अपनी सर्विसेज देते हैं, अपनी सेवा देते हैं। अब सेवा दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? जो वहां से उन्हें कारक आय प्राप्त हुआ है, जो सेवा उन्होंने दिया है, वो अपने देश में भेजेंगे। तो ये जो यहां पर उन्होंने सऊदी अरब में या यूनाइटेड अरब अमीरात में जो सेवा दी है, कुवैत में दिया है, ठीक है, उनको आय प्राप्त हो रही है, तो आय प्राप्त हो रही है, वो अपने देश में भेज रहे हैं। अच्छा, भारत की कंपनियां भी तो हैं,
जो जा करके दूसरे देश में अपनी सेवाएं दे रही हैं, तो वहां से भी वो क्या करेंगे, जो उन्होंने कारक आय प्राप्त किया है वो भारत भेजेंगे, और भारत भेजेंगे तो उसे राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। ठीक बात है। अब बात आती है कि उत्पादन कौन किया, कहां किया, ये तो हमने समझ लिया। उत्पादन कौन किया, तो हमने कहा कि सामान्य निवासी। अब सामान्य निवासी का मतलब क्या है? सामान्य निवासी वह व्यक्ति है जो जहां पर रह रहा है उसके आर्थिक हित भी वहीं पर निहित हो, या आर्थिक हित भी वहीं से पूरे होते हों। तो भारत में दो व्यक्ति हैं, एक तो यहां पर कहा जा रहा है कि ये भारतीय हैं, ठीक है, और दूसरा कहा जा रहा है कि विदेशी हैं। ये दो व्यक्ति होंगे। तो जो भारतीय हैं ये यहां पर उत्पादन कर रहे हैं और इनके आर्थिक हित भी यहीं पर निहित है, तो इनको कहा जा रहा है कि भारत के सामान्य निवासी हैं। कोई भारत का नागरिक, जो भारत का संविधान है वो बताता है अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक में कि भारत का नागरिक कौन है, ठीक है, वो उसका विषय है, वो पॉलिटी का विषय है। लेकिन यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? सामान्य निवासी की बात कर रहे हैं। तो ये व्यक्ति भारतीय है, ये यहाँ पर उत्पादन कर रहा है, भारत की घरेलू सीमा में यहाँ की इकोनॉमी में योगदान कर रहा है, इसके द्वारा किया गया उत्पादन राष्ट्रीय आय में जोड़ लिया जाएगा, ये ठीक बात है। इसके जो आर्थिक हित है वो तब जोड़ा जाएगा जब उसके आर्थिक हित भी यहीं पर निहित हैं, भारत में निहित हैं। दरअसल वो जो कुछ भी कमा रहा है, एक वर्ष की बात करें, एक वर्ष से अधिक समय तक यहीं पर खर्च कर रहा है, वो कहीं बाहर नहीं भेज रहा है, आर्थिक हित उसके यहीं पर निहित है। अब एक हमने कहा कि विदेशी व्यक्ति, तो विदेशी व्यक्ति अगर कोई, जैसे मान लेते हैं अमेरिका को कोई व्यक्ति भारत में आया और यहाँ पर उत्पादन करने लगा, या कोई अपनी कंपनी लेकर के आया, फैक्ट्री लेकर के आया, अर्थात एफडीआई लेकर के आया, यहाँ पर लगाया, उत्पादन करने लगा। उत्पादन करने लगा तो अगर वो एक वर्ष से अधिक समय तक अपना जो उसने कारक आय अर्जित किया है उस कारक आय को अपने स्वदेश में नहीं भेज रहा है, तो हम ये कहेंगे कि वो भारत का सामान्य निवासी है। क्या है? सामान्य निवासी उसे मान लिया जाएगा। और भारत का वह व्यक्ति जो यहाँ से सऊदी अरब में जाकर के सेवा दे रहा है या नौकरी कर रहा है, एक वर्ष के अंदर वहां पर जो उसने कारक आय अर्जित किया उस कारक आय को भारत में नहीं भेजा, तो भारत का सामान्य निवासी नहीं माना जाएगा। अगर उसने भारत एक वर्ष के अंदर उसने अगर अपनी जो इनकम है, जो उसने कारक आय अर्जित किया है, उस कारक आय को भारत में भेज दिया, जिसे तकनीकी भाषा में अर्थात इकोनॉमी की भाषा में रेमिटेंस कहते हैं, तो हम उसे इस यहाँ पर जोड़ लेंगे। लेकिन हम उसको कह रहे हैं कि वो यहाँ पर जाकर के सेवाएं दे रहा है, तो हम उसे सामान्य निवासी, आर्थिक हित भी उसके वहीं पर निहित है, तो वो सामान्य निवासी नहीं है। तो कंक्लूजन क्या निकला कि कोई विदेशी व्यक्ति भी भारत का सामान्य निवासी हो सकता है, बशर्ते उसके जो आर्थिक हित हैं वो भारत में ही निहित हो, और जो उसने कारक आय अर्जित किया है उस कारक आय को, अर्जित कारक आय को अपने देश या अपने परिवार को एक वर्ष के अंदर नहीं भेजा है। अगर भेज दिया है तो सामान्य निवासी नहीं है, अगर नहीं भेजा है तो सामान्य निवासी माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सामान्य निवासी, गैर निवासी, गैर निवासी किसको मानेंगे? तो वही व्यक्ति जो भारत में अपनी सेवाएं दिया और उसके आर्थिक हित यहाँ पर थे, लेकिन एक वर्ष के अंदर ही उसने जो आय अर्जित किया है उसने अपने देश को भेज दिया, तो उसे गैर निवासी माना जाएगा। तो भारत का कोई नागरिक भी, भारतीय भी गैर निवासी हो सकता है, कोई विदेशी भी यहाँ सामान्य निवासी हो सकता है। दोनों बातें क्लियर होनी चाहिए। तो इन सबको हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पर एक बात ऐसे समझ लेते हैं। अब हमने कहा कि जो हम कहते हैं जीडीपी, ठीक है, यहाँ पर अब एक एक करके आप ऐसे समझ लीजिए। हमने कहा एक लेखा वर्ष, एक वित्तीय वर्ष में, ठीक है, एक घरेलू सीमा के अंदर, ठीक है, देश के घरेलू सीमा के अंदर सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है, और यही बात जीडीपी के संदर्भ में भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? फिर से देखिए,
एक लेखा वर्ष में, ठीक है, एक लेखा वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं का, एक तो ये बात कर रहे हैं एक लेखा वर्ष, और ये भी कह रहे हैं कहां पर, तो एक लेखा वर्ष में घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का, कैसी वस्तुओं और सेवाओं का, तो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है, ये हमारी जीडीपी कहलाती है। आप इसे राष्ट्रीय आय भी ऐसे कह लीजिए, राष्ट्रीय आय कहलाती है। हमने राष्ट्रीय आय की संक्षेप में परिभाषा की बात की थी कि राष्ट्रीय आय मतलब चारों कारकों को प्राप्त आय, और यहाँ पर वित्तीय वर्ष हमने जोड़ दिया, अंतिम वस्तु हमने जोड़ दिया, मौद्रिक मूल्य हमने जोड़ दिया। ये बात समझ में आ गई। अब बात आती है कि जीडीपी, ठीक है। इन सभी बातों को समझने के बाद जो एनसीईआरटी में बातें बताई गई हैं, अब एनसीईआरटी को एक बार देख लेते हैं। इस अध्याय में हम एक सरल अर्थव्यवस्था की मूल कार्यपद्धति का परिचय करेंगे। यहाँ पर इससे संबंधित जो बातें बताई गई हैं उनको हम नहीं देखते हैं, क्योंकि वो ऐसे बातें बताई गई हैं जो आप लोगों को पता है, उस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पर देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ मूलभूत संकल्पनाएं। आधुनिक अर्थशास्त्र को एक विषय के रूप में स्थापित करने वाले अर्थशास्त्रियों में जो सबसे अग्रणी रहे हैं, जिनका नाम है एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ के बारे में बताई जा रही है कि उन्होंने जो बुक लिखी थी 1776 में, द वेल्थ ऑफ नेशन। यहाँ पर आप देखेंगे, शब्द को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा किसकी बात की जा रही है। द वेल्थ, किसका वेल्थ, किसकी बात की जा रही है, तो वेल्थ का मतलब एक राष्ट्र के वेल्थ की बात की जा रही है। वेल्थ ऑफ नेशन का नाम दिया किसी राष्ट्र की आर्थिक संपत्ति का सृजन कैसे होता है, देश अमीर अथवा गरीब कैसे बनते हैं। शुरू में ही मैंने बता दिया था, ये अर्थशास्त्र के कुछ केंद्रीय प्रश्न हैं। ये वहां पर हमने अर्थशास्त्र की कुछ केंद्रीय समस्याओं के बारे में बात कर लिया था, यहाँ पर केंद्रीय प्रश्न के बारे में बात कर रहे हैं। अर्थशास्त्र के केंद्रीय प्रश्न, और प्रश्न क्या है कि आर्थिक संपत्ति का सृजन कैसे होता है। यहीं पर आप ऐसे कह लीजिए, संपत्ति का सृजन कैसे हो रहा है। दूसरा कह रहा है कि देश अमीर अथवा गरीब कैसे बनते हैं, देश अमीर या गरीब कैसे बनते हैं, ठीक है। ये दो बातें, यहाँ पर दो प्रश्न आपके सामने हैं, और यहाँ पर तीसरा अमीर गरीब और कैसे बनते हैं, यही इन्हीं को कहा जा रहा है। हाँ, दो ही प्रश्न हैं यहाँ पर कि कोई देश आर्थिक जो संपत्ति है उसका सृजन कैसे होता है, कोई देश अमीर और गरीब कैसे बनता है। यहीं पर बात आई कि भैया अमीर और गरीब ऐसे बनते हैं कि उनके पास प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन केवल प्राकृतिक संसाधनों से अगर कोई देश अमीर या गरीब बनता, तो जो लैटिन अमेरिकी देश हैं और अफ्रीकी देश हैं, इनके पास प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में मौजूद है, लेकिन आज भी इनकी जो जीवन की गुणवत्ता देखेंगे या इनकी ग्रोथ देखेंगे, बहुत ज़्यादा कम है, और इसीलिए इन्हें तृतीय दुनिया के देश भी कहा जाता है। स्वाभाविक सी बात है, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि केवल कोई देश प्राकृतिक संसाधनों से या संसाधनों की बदौलत अमीर नहीं बनता। अमीर नहीं बनता तो उसके लिए क्या करना चाहिए, तो वही सारी बातें अर्थव्यवस्था, ये समष्टि अर्थशास्त्र बताता है। और समष्टि अर्थशास्त्र बताता है तो उसी से संबंधित अवधारणाओं को हम लोगों ने देख लिया। पहले ये माना जाता था कि जिस देश के पास जितने प्राकृतिक संसाधन हैं, वो देश उतना धनी होगा या अमीर होगा, लेकिन उन संसाधनों को हम क्या करते हैं, उन संसाधनों को परिष्कृत करते हैं या उनका प्रयोग करके हम कोई निर्मित वस्तु बनाते हैं, और निर्मित वस्तु बनाते हैं फिर उसे बेचते हैं, और बेचने के लिए बाजार चाहिए, और जब बेचते हैं और उससे जो हमें आय प्राप्त होती है, तो फिर हमारा देश अमीर बनता है या राष्ट्रीय आय बढ़ती है। तो ये सारी बातें यहीं पर बताई गई हैं। वास्तव में संसाधन संपन्न अफ्रीका और लैटिन अमेरिका विश्व के सबसे गरीब देश हैं, जबकि अनेक समृद्ध देशों के पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है। जैसे कि आप जापान की बात कर लीजिए, जापान के पास इतने बड़े पैमाने पर प्राकृतिक संसाधन नहीं है, फिर भी जापान की तरक्की देखिए। जापान से हम मेट्रो मंगा करके दिल्ली में चला रहे हैं, देश के अन्य हिस्सों में हम मेट्रो चला रहे हैं।
तो केवल कोई देश प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न नहीं बनता, ये बात तो समझ में आ गई। आर्थिक संपत्ति अथवा किसी देश के धनी होने के लिए सब उसके पास केवल संसाधनों का होना आवश्यक नहीं है। मुख्य बात यह है कि इन संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाए जिससे उत्पादन का प्रवाह उत्पन्न हो। उत्पादन का प्रवाह, जैसे उत्पादन का प्रवाह का मतलब क्या है? उत्पादन का प्रवाह यही है कि आप कृषि क्षेत्र में आपने भूमि का उपयोग किया, भूमि का उपयोग करके आपने कपास का उत्पादन किया, कपास का उत्पादन, उससे आपने धागा बनाया, धागे से कपड़ा बनाया और कपड़े से आपने शर्ट बना लिया। तो ये क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? जो उत्पादन का प्रवाह, तो यहाँ पर उत्पादन का प्रवाह जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर धागा बन रहा है, धागा से कपड़ा बन रहा है और कपड़े से यहाँ पर शर्ट बन रहा है। ठीक है, यहाँ आप कह लीजिए कपास। ठीक है, तो ये उत्पादन का प्रवाह है, इसी को उत्पादन का प्रवाह कहते हैं। ठीक, अब इसके अलावा एनसीईआरटी में कुछ और बात कही गई है। अब उत्पादन के इस प्रवाह पर विचार कीजिए। उत्पादन के इस प्रवाह की उत्पत्ति कैसे होती है? उत्पादन के प्रवाह का सृजन करने के लिए लोग अपनी ऊर्जाओं को एक सामाजिक और तकनीकी ढांचे के अंतर्गत प्राकृतिक और मानव निर्मित वातावरण में एक साथ लाते हैं। हमारी आधुनिक आर्थिक व्यवस्था में उत्पादन के इस प्रवाह को उत्पत्ति लेखों अर्थात छोटे बड़े उद्यमों के द्वारा उसका उत्पादन किया जाता है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से होता है। इन बड़ी संख्या में लोगों को इनमें बड़ी संख्या में लोगों को नियोजित किया जाता है। करने वाले बड़े बड़े निगमों से लेकर के एक उद्यमी व्यवसाय शामिल होते हैं। लेकिन उत्पादन के बाद इन वस्तुओं का क्या होता है? तो उत्पादन के बाद इनका खपत होता है। हर वस्तु के उत्पादकों को अपने निर्गत को बेचने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए पिन अथवा बटन जैसे लघुत्तम मदों से लेकर के वायुयान, ऑटोमोबाइल, बड़ी मशीनरी अथवा कोई विक्रय योग्य सेवा, जैसे विक्रय योग्य सेवा का मतलब डॉक्टर सेवा अपनी देता है, टीचर सेवा देता है, बैंक कर्मचारी सेवा देता है, वकील सेवा देता है। तो हम इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? वायुयान, ऑटोमोबाइल, बड़ी मशीनरी अथवा कोई विक्रय योग्य सेवा जैसे डॉक्टर, वकील अथवा वित्तीय सलाहकार की सेवा तक सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन उपभोक्ताओं को बेचने के लिए किया जाता है। उपभोक्ता कोई व्यक्ति हो सकता है अथवा उद्यम भी हो सकता है। तो व्यक्ति और उद्यम कैसे हो सकता है? जैसे अब यहाँ पर सोचिए, जो शर्ट बना, जो कपड़ा बना, उस कपड़े का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। चादर के रूप में हमने कपड़े का इस्तेमाल कर लिया, तो वो वहीं पर अंतिम उपभोग हो गया। उसका एक व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है, तो वहां पर व्यक्ति ने इस्तेमाल किया। अब यहां दूसरा एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए गेहूं से आटा बनाया गया। आटे का प्रयोग करके ब्रेड भी बनाया जा सकता है, आटे का प्रयोग करके रोटी भी बनाया जा सकता है। तो रोटी जब बनाने के लिए आटा एक व्यक्ति ने लिया, तो ये क्या हो रहा है? एक व्यक्ति ने उसका इस्तेमाल किया। और जब उसी आटे को एक उद्यम ने खरीदा, उसका ब्रेड बनाया और ब्रेड बना करके फिर उसे मार्केट में बेचा, फिर उसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर देखिए, विक्रय योग्य सेवा जैसे डॉक्टर, सेवाओं का उत्पाद उपभोक्ता को बेचने के लिए किया जाता है। उपभोक्ता कोई व्यक्ति हो सकता है अथवा उद्यम। उनके द्वारा की जाने वाली वस्तु अथवा सेवा अंतिम रूप से अथवा अग्रिम उत्पादन के लिए प्रयुक्त हो सकती है। तो जिस कंपनी ने या जिस फैक्ट्री ने या जिस उद्यम ने खरीदा है आटे को और उस आटे से ब्रेड बनाया है, तो वो उद्यम है। वो फिर उससे तैयार माल या माल तैयार करेगा और उसे बाजार में बेचेगा। लेकिन जो एक व्यक्ति है जिसने आटे को खरीदा है, उसने रोटी बनाया और वहीं पर कंजप्शन हो गया, वो खत्म हो गया। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पर, इन्हीं सारी बातों को एक साथ हमने आसान भाषा में समेट लिया है और उसको समेट करके हमने एक एक करके समझ लिया है। अब बात आती है, ठीक बात है, जीडीपी और जीएनपी हमने जीडीपी और जो हम लोगों ने गणना की विधियां थी वो हम लोगों ने देख लिया। यहाँ पर जो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था, अब उसको देख लीजिए। यहाँ पर हमने क्या बात किया था? यहाँ पर हमने बात किया था उत्पादन के 4 कारक, राष्ट्रीय आय, ये हमने समझ लिया।
उत्पादन भी हमने समझ लिया, उत्पादन से संबंधित अवधारणाएं अब ये हमें समझना है, और गणना की विधियां ये हमें अभी समझना है। तो ये हमारा अब इसमें रह गया है। अब इसको देख लेते हैं। अब जीडीपी जीएनपी, ठीक है, अब इसको लेकर के चलते हैं। हमने ये कहा कि राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय आय से संबंधित अवधारणाएं यही है ना। अवधारणाओं में हम लोगों ने बात किया था कि जीडीपी, जीएनपी और एनडीपी और एनएनपी, ये चार बातें हमने समझा था। अब इन बातों को एक बात से आप यहां पर समझिए कि जीडीपी का मतलब क्या है। इसको कहा जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे सकल घरेलू प्रोडक्ट, आप हिंदी में इसे कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, इसे आप सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अब एक बात बताइए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अब इन सभी को हम हटा देते हैं, ठीक, या फिर इसको रहने देते हैं, हम दूसरे पेज पर चलते हैं या इधर कर लेते हैं इसको। अब यहां बात हमारी जीडीपी की। तो जीडीपी क्या है? पहले हमने ये कह लिया था कि एक वित्तीय वर्ष और इसी में कह लिया था एक घरेलू सीमा के अंदर, ठीक है, एक वित्तीय वर्ष में एक घरेलू सीमा के अंदर, ठीक है, गैर निवासियों, आप यहां पर सामान्य निवासियों की बात कर लीजिए, सामान्य निवासियों द्वारा, ठीक, उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? हमारी जीडीपी कहलाती है। उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य हमारी जीडीपी कहलाती है। अब जीडीपी तो हमने देख लिया, यहीं पर बात हो रही थी कि जीडीपी के साथ साथ जीएनपी की, ठीक है। जीएनपी क्या है? मान लीजिए कि जो उत्पादन हुआ, उत्पादन की बात हम लोगों ने कर लिया, और उत्पादन हमने देख लिया था कौन कौन कर रहा है। उत्पादन में दो बातें थी, एक तो कहां पर, ठीक है, कहां और कौन। तो यहां पर कहां, तो हमने बात किया था घरेलू सीमा और बाहरी सीमा, ठीक है। बाहरी सीमा, उत्पादन कौन कर रहा है? तो निवासी, सामान्य निवासी या गैर निवासी, यही थे ना। दोनों की बात हमने की थी, परिभाषा हमने देख लिया, इन सब के बारे में हमने समझ लिया। कहने का मतलब ये है कि ये हमारी डोमेस्टिक बाउंड्री है, घरेलू सीमा है। इस घरेलू सीमा में कौन कौन उत्पादन कर रहा है? घरेलू कंपनी के द्वारा और बाहरी कंपनी के द्वारा। कंपनी यहां पर व्यक्ति भी कह लीजिए, यहां पर भी व्यक्ति कह लीजिए। दोनों के द्वारा, अर्थात भारत में जैसे आप कहते हैं, सामान्य एग्जाम्पल देख लीजिए, ऑटोमोबाइल सेक्टर में कौन सी कंपनी है? महिंद्रा भी है, भारत की कंपनी। फोर्ड बाहर की कंपनी है, मर्सिडीज बाहर की कंपनी है, सुजुकी बाहर की कंपनी है, लेकिन उनका उत्पादन कहां पर हो रहा है? भारत में। भारत की जीडीपी में इनके द्वारा उत्पादन को जोड़ा जाएगा। ये जितना भी इन लोगों ने उत्पादन किया वो हमारी जीडीपी है, यहां घरेलू सीमा में उत्पादन किया गया है, ठीक है। यहां पर जीडीपी की बात कर रहा हूं तो घरेलू सीमा में उत्पादन किया गया है, इसको हमने जोड़ लिया। तो दोनों की बात हो रही है ना। दोनों के द्वारा,
तो जो बाहरी व्यक्ति और कंपनी हैं जिन्होंने भारत की घरेलू सीमा में उत्पादन किया है, ये लाभ अपने स्वदेश में ले जाएंगे, लाभ तो ले जाएंगे। तो अभी ये लाभ ले नहीं गए हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये हमारी जीडीपी है। ठीक है, अब बात आती है एक जीएनपी की। तो अब यहां पर बताइए, ये जो जीडीपी है, इसमें से हमने कहा कि जो बाहरी कंपनियां हैं और बाहरी व्यक्ति हैं जो यहां पर उत्पादन करेंगे, वो लाभ अपने देश में ले जाएंगे। तो जीएनपी जब निकालने की बात आती है, तो भारत के व्यक्ति भी तो बाहर देशों में काम कर रहे हैं, दूसरे देशों में सेवाएं भी तो दे रहे हैं। तो जो दूसरे देशों में सेवाएं दे रहे हैं, अर्थात यहां पर देखिए भारतीय, जैसे सऊदी अरब, यहां पर कारक आय इसे प्राप्त हुआ। अब ये व्यक्ति क्या करेगा, रेमिटेंस जो उसने सृजित अर्जित किया उसे भारत में भेजेगा अपने परिवार के पास। तो ये भारत में आया अर्थात हमने इसे यहां पर प्लस कर लिया, इसे जोड़ लिया। अब जो भारत में बाहरी कंपनियां, दूसरे देश की कंपनियां और व्यक्ति हैं जिन्होंने यहां पर उत्पादन किया है, उस उत्पादन को हमने अपनी जीडीपी में से माइनस कर दिया। हमने ये कहा कि जो भारत में बाहरी व्यक्ति हैं उन्होंने जो कारक आय सृजित किया है, उस कारक आय को हमने भारत के राष्ट्रीय आय में जो भारत की जीडीपी में जोड़ लिया था, अर्थात भारत जो उनका इनकम हुआ था, ये हमारी जीडीपी हो गई। अब बात आई जीएनपी की। तो जीएनपी में मैंने कहा कि भारत में भारतीय लोग, भारत के जो ऐसे हैं जो अरब देश में काम कर रहे हैं, वहां पर सेवाएं दे रहे हैं और वहां से कारक आय अर्जित कर रहे हैं, वो रेमिटेंस के रूप में भारत में भेज रहे हैं। तो जो भारत में रेमिटेंस के रूप में आया, उसको हमने क्या किया, प्लस कर लिया। और जो विदेशी हैं, कंपनी प्लस व्यक्ति, ये जो अपना रेमिटेंस भेज रहे हैं इसको हमने माइनस कर दिया। तो जीडीपी में से इसको हम क्या कर रहे हैं, अर्जित आय जो भारतीय व्यक्ति हैं दूसरे देशों में सेवाएं दे रहे हैं, उसको हमने जीडीपी में प्लस कर दिया, और जो विदेशी हैं इनको हमने माइनस कर दिया। तो हमारा निकल करके आ गया ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसको हम लोग अगली क्लास में समझेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।